तो आज के इस वीडियो में उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड प्रैक्टिस पेपर 5 का हम रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं और उनकी जो बुक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ऑप्शन डालने का मेन पर्पस क्या था कि आपको सभी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस है, कॉम है, ब्लॉगर भी है, विक्स भी है, टम्बलर भी है, गेटर भी है। ये सारे के सारे क्या है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा है कि यह कक्षा शिक्षण की एक कृत्रिम स्थिति के रूप में अपने स्वयं के समूह में शिक्षक की भूमिका निभाकर विद्यार्थी शिक्षकों के बीच कुछ वांछनीय व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए फीडबैक उपकरण के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए आप सबको याद होगा कि बीएड के टाइम, डीएलएड के टाइम क्लास में क्या होता था, पहले माइक्रो टीचिंग होती थी, अलग अलग स्किल्स सिखाए जाते थे और माइक्रो टीचिंग के बाद जब आप सारे स्किल्स सीख जाते थे तो फिर एक ओवरऑल टीचिंग होती थी, आप प्रैक्टिस करते थे पढ़ाने की। आपके जो फ्रेंड होते थे वो स्टूडेंट बनते थे, ठीक है, और आप टीचर बनते थे। तो इस तरह से कभी आप टीचर का रोल प्ले करते थे, कभी स्टूडेंट का रोल प्ले करते थे। किस लिए? ताकि स्कूल में जाने से पहले पढ़ाते कैसे हैं आप उसकी तैयारी कर सको। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिमुलेटेड टीचिंग या अनुकरणीय नकल शिक्षण हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछा है, यदि एक वेब पेज पर, ठीक है, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अक्सर आप गूगल पे सर्च करते होंगे, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ब्लू कलर में आते हैं और जैसे ही आप उन वर्ड्स पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो इमेज ओपन हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी की क्या विशेषता। तो देखिए ऑनलाइन अगर हम लाइब्रेरी की बात करें ना तो इसकी विशेषता देखते हैं, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव लागत है। तो इसकी जो विशेषता क्या है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी आपने अपने स्कूल का, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी देखी होगी, तो उसकी क्या विशेषता है, उसमें मेंटेनेंस का मतलब काम बहुत होता है, वेदर चेंज होते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं वहाँ पर मेंटेनेंस की जो लागत है काफ़ी लगती है ऑफलाइन लाइब्रेरी में। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह का कोई मेंटेनेंस की जो हम बात करते हैं तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता जितना कि ऑफलाइन जो लाइब्रेरी होती है, नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो विशेषता है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव लागत किसकी, ऑनलाइन लाइब्रेरी की, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है मूडल है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि नहीं कोर्सेरा है। तो देखिए कोर्सेरा पूरी तरीके से मुफ्त नहीं है, कुछ कोर्सेज इसमें होते हैं जो पेड होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, मूडल है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, शिक्षा में फ्लिप क्लासरूम का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए फ्लिप क्लासरूम का मतलब है उल्टा सीधा, उल्टा पलटा। मतलब जैसे नॉर्मल क्लासरूम में देखते हैं, आप स्कूल में जाके पढ़ते हैं, आपको होमवर्क मिलता है, घर पे आकर आप होमवर्क करते हैं। लेकिन फ्लिप क्लासरूम में आप क्या करते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, ठीक है। तो उसमें आपको घर पर आपको जो वर्क मिलता है उस वर्क को आपको स्कूल में जाकर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, घर में आप पढ़ेंगे और जो आपको वर्क मिलेगा स्कूल में जाकर आप उसको करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब हम फ्लिप क्लासरूम की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल से थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। तो विद्यार्थी घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं और कक्षा में जाकर कार्य करते हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्लिप क्लासरूम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, के एलएमएस का मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी, मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, की शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन करना और वितरण करना एक इसका प्राथमिक लक्ष्य है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, NIVH, ठीक है, इज कंसर्न विद चिल्ड्रन हु आर, कि
आप कह सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, ठीक है, NIVH। तो इसका संबंध किससे है? विजुअली हैंडीकैप मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित, ठीक है, इस संस्था का संबंध है। तो कई बार जो फुल फॉर्म है ना, तो वी फॉर विजुअली, ठीक है, तो यहाँ से भी चीजें हम समझ सकते हैं। ASD की पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? द मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस साल जो है इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 1987। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि ST SC की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? किसके पास है? तो राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा है? दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराती है? किस प्रकार की उपलब्ध कराती है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल रिलेटेड, वित्तीय से संबंधित सहायता उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? चेन्नई में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्था कहाँ पर स्थित है? किधर स्थित है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? कि किस आयोग ने यह बयान दिया कि भारत का भाग्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है? विच कमीशन मेड द स्टेटमेंट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम? किसने कहा? राइट आंसर क्या है? कोठारी कमीशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 2009 में NCERT ने इसको बनाया, और अभी भी जो नया आएगा वो भी NCT ने 2009 में बनाया, और जो अभी नया आएगा उसको भी NCT ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, NEP 2020 का लक्ष्य डैश तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है, मतलब कि किस ईयर तक ये लक्ष्य अचीव करना है कि सभी बच्चे स्कूल में पहुंच जाए, कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन का ना रहे? तो राइट आंसर क्या है? 2030। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? कि NEP 2020 किन चार स्तंभों पर आधारित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, पहुंच, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही। NEP 2020 इन चार स्तंभों पर आधारित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है? प्रोफेसर यशपाल जी थे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। NCF 2005 ने मुख्य रूप से निम्नलिखित सिफारिश की, क्या सिफारिश की? तो देखिए, NCF 2005 ने सिफारिश की कि जो ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ताकि बच्चे उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकें, बुक्स को, ठीक है, जो कंटेंट है उनको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकें और उसको अच्छे से सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? कि NCFSC, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 में उल्लिखित आकलन के 3 दृष्टिकोण क्या थे? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट आर द 3 अप्रोचेस टू असेसमेंट मेंशन्ड इन NCFC 2023? आकलन के 3 दृष्टिकोण पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है क्लास में टीचिंग लर्निंग लर्निंग के टाइम में टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों से जो क्वेश्चन पूछता है जानने के लिए कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं, तो इसे हम कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो इसके लिए इन 3 टर्म का प्रयोग किया गया NCFC 2023 में। नहीं तो इससे पहले इनके लिए कौन कौन से टर्म का प्रयोग किया जाता था? असेसमेंट एज लर्निंग की जगह सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग की जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह समेटिव असेसमेंट, इनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन NCFC 2023 में 3 नए वर्ड इसकी जगह आए।
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या पूछा है कि यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण को संदर्भित करता है। कौन सा दृष्टिकोण? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? टाइप अप्रोच। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है? यहाँ पे बुद्धि की बात की है। ठीक है, कि एक जो सफल व्यापारी होता है और जो बिजनेसमैन होता है, तो उनकी बुद्धि किस तरह की होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कॉन्क्रेंट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बर्ट बैंडूरा व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण के समर्थक थे? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सोशल कॉग्निटिव। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शेल्डन ने 3 अलग-अलग प्रकार के लक्षण प्रस्तावित किए। ठीक है, एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला लक्षण कौन-सा होगा? ठीक है, हम उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा लक्षण कौन-सा होगा? व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं हम, बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लक्षण की बात कर रहे हैं, क्या होगा? एक स्पोर्ट्स पर्सन का मेसोमॉर्फिक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व मूल्यांकन सत्य असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। ठीक है, तो किस तरह का मूल्यांकन है? क्या नाम है उसका? जिसमें सत्य असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, कब महसूस करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? कि कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, कि जब वो सीखने वाली जो चीज है ना, बुक्स है, जो चैप्टर है, उनको अपनी वास्तविक जीवन से जुड़ा महसूस करते हैं, तभी बच्चे अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उसको लिंक कर पाते हैं अपनी लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक परीक्षण मापता है जिसे मापना चाहिए, मतलब एक परीक्षण को, एक टेस्ट को जिस पर्पस से बनाया गया है उसको मापता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे मान लो सोशल साइंस का पेपर है, तो सोशल साइंस का पेपर किस लिए बनाया गया है? ताकि बच्चों की हिस्ट्री की क्या नॉलेज है, ज्योग्राफी की क्या नॉलेज है, सिविक्स की क्या नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की क्या नॉलेज है, ये पता लगाया जा सके। तो कोई पेपर जिस चीज के लिए बना है, अगर उस चीज को मापे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है, वैधता। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है? फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई थी बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये किसने कहा? तो राइट आंसर क्या होगा? एम के गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 31, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर, शिक्षा और दर्शन, जब हम इनके संबंधों की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है? तो कौन सा सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 21A। इसको किसकी जगह रिप्लेस किया गया था? आर्टिकल 45 की जगह। क्वेश्चन नंबर 33, विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया, कब लिया? तो राइट आंसर क्या है? 1893। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट डज मीन बाय प्रेग्मा? प्रेग्मा का क्या अर्थ है? तो देखिए, प्रेग्मा का क्या अर्थ होता है? एक्टिविटी, क्रिया। इसी से होता है ना प्रेग्मेटिज्म। प्रेग्मेटिज्म एक ऐसी फिलोसफी जो मानता है कि दुनिया का जो निर्माण हुआ, दो वस्तुओं के बीच में क्रिया हुई होगी, कुछ एक्टिविटी हुई हुई, तभी दुनिया बनी। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस दर्शन ने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना? किसने माना? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रेगमेटिज्म ने। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो स्कूल है, ठीक है, नेचर ऑफ सोसाइटी है, समाज का एक लघु रूप है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंडियन ऑथर्स हैं और उनकी जो बुक्स हैं उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो इनकी बुक्स क्या है? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज। ठीक है, अब्दुल अबुल कलाम आजाद की बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी बुक कौन सी थी? फेमस बुक गीता रहस्य। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो बुक्स थी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, डॉक्टर रफीक जकारिया की बात करते हैं तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुनील गावस्कर की बात करते हैं, जिनको हम लिटिल मास्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो रन्स एंड रन्स इनकी जो बुक थी फेमस। आगे हम चलते हैं। लाला लाजपत राय, ठीक है, तो इनकी दो बुक, एक अनहैप्पी इंडिया भी थी और इसके अलावा यंग इंडिया भी इनकी एक फेमस बुक रही है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात करते हैं। ठीक है, आनंद मठ।
और आनंद मठ जो बुक है इसमें वंदे मातरम जो गीत है हमारा राष्ट्रगीत है उस वो भी इसमें है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की जो फेमस बुक रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और भगत सिंह की बात सॉरी, अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी जो बुक रही है इंडियन स्ट्रगल। ताराचंद की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है। के दत्ता की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। भगत सिंह की बात करते हैं तो दो बुक इनकी, एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड एंड व्हाई आई एम एथियस्ट। ठीक है। फिर सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें तो बंदी जीवन, और राम मनोहर लोहिया जी की हम बात करें तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये कुछ राइटर रहे हैं जिनकी जो बुक काफी फेमस बुक्स रही हैं। ठीक है। तो आ, इस वीडियो में हमने टोटल 35 क्वेश्चन करे, और बाकी जीके में जो भारत के जो लेखक रहे हैं, प्रसिद्ध लेखक, और उनकी जो बुक्स रही है हमने उनकी बात की। ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।